सो हेलो गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल है? सो वी आर लाइव। वेलकम टू फराज ट्यूटोरियल। दिस साइड साकिब फराज फ्रॉम एनआईटी पटना। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि अप्रैल शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, तो 2 अप्रैल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ आज। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। ठीक है, सवाल पूछा गया है कि इसमें से कौन हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है। ठीक है, हमारे पास कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है। तो देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको दिया हुआ है कि ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी सारे अमीनो एसिड्स हैं वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन जो होता है वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इस चीज़ को मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। मैं एनसीईआरटी का पीडीएफ भी आपके लिए लेकर आया हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़कर ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ग्लाइसिन को छोड़कर जितने भी सारे अमीनो एसिड्स हैं वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सिर्फ ग्लाइसिन जो होता है वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन है? सो ग्लाइसिन। सो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो ग्लाइसिन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आज के शिफ्ट में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, क्वेश्चन पूछा है, इन ग्रुप 17 विच प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो रेगुलर ट्रेंड। हमें बोला है कि ग्रुप 17 में मतलब कौन सा प्रॉपर्टी जो है तो होता है वो रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। तो अगर ग्रुप 17 के बारे में हम बात करें तो ग्रुप 17 में हमारे क्या होते हैं? ग्रुप 17 में हमारे होते हैं हेलोजेंस। ग्रुप 17 में क्या होते हैं भाई? ग्रुप 17 में हमारे होते हैं हेलोजेंस, है ना। फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, और कौन होता है? आयोडीन होता है। तो ये हमारे ग्रुप 17 में बिलोंग करते हैं। अब इसमें पूछा है कि कौन सा जो प्रॉपर्टी ऐसा है इनमें जो रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। तो याद करो, हेलोजेंस में एक सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। हेलोजेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक सेक्शन पढ़ा था। वो एक सेक्शन क्या था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है, उसके बाद फ्लोरीन का होता है ना, उसके बाद ब्रोमीन का होता है, और उसके बाद आयोडीन का होता है। तो ये एक ट्रेंड हम लोगों ने पढ़ा था। ये सबको याद है कि नहीं? फटाफट जल्दी से बताओ एक बार, है ना। ये सबको याद है कि नहीं? वो जल्दी से बताओ यार। तो देखो, ये जो ऑर्डर होता है ये तुम्हारा किसका ऑर्डर होता है? ये तुम्हारा ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। सबसे ज़्यादा किसकी एफिनिटी होती है? क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। हमें पूछा कि कौन रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड क्या कहता है यार? बताओ मुझे, ट्रेंड क्या कहता है? ट्रेंड तो ये कहता है ना कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन फ्लोरीन की होनी चाहिए। क्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, और उसके बाद आयोडीन की। तो ये कहता है ट्रेंड, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है? एक्चुअली में हमारे पास ये होता है। एक्चुअली में हमारे पास क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद फ्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, और उसके बाद आयोडीन की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो आपका रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। हमें पूछा था कि कौन रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस, इजी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर हमें पूछा है मेटालिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन। हमारे पास देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। हमारे पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट हमारे पास है मेटालिक रेडियस, एल्यूमिनियम का जो मेटालिक रेडियस है वो गैलियम से कम होता है। ये हमें पूछ रहा है, ये हमें बताना है। क्या एल्यूमिनियम का मेटालिक रेडियस गैलियम से कम होता है? और स्टेटमेंट टू में हमें दिया गया है आयनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन गैलियम। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। तो देखो यार, हमने एक चीज़ पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? बैगन आलू गाजर इन थैला, है ना। बोरोन, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, इन थैला। अब देखो यार, बात करते हैं पहले मेटालिक रेडियस के बारे में। बात करते हैं पहले मेटालिक रेडियस के बारे में। तो अगर हम बात करें तो देखो क्या होता है, अगर तुम टॉप से बॉटम की तरफ आओगे, एक्सपेक्टेशन क्या है भाई? अगर तुम टॉप से बॉटम की तरफ आओगे तो तुम्हारा मेटालिक रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि बोरोन, उसके बाद एल्यूमिनियम, है ना, उसके बाद हमारे गैलियम, उसके बाद हमारा इंडियम,
और उसके बाद हमारा थैलियम। ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। ट्रेंड क्या कहता है, टॉप टू बॉटम हमारा जो है ये मेटेलिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है ना। अगर हम बात करें तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ये तो हमारा, ये क्या बोलते हैं इसको, ये तो हमारा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन रियलिटी में क्या होता है भाई, तो रियलिटी हमारा ये होता है, बोरोन, है ना, गैलियम, उसके बाद एल्युमिनियम, इंडियम और फिर थैलियम। तो रियलिटी में क्या होता है, एल्युमिनियम और गैलियम जो होता है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैलियम के केस में हमारे पास 3D इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू हो जाते हैं, है ना। गैलियम के केस में हमारे पास 3D इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले बोरोन आता है, फिर गैलियम आता है, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। तो ये हमारा ऑर्डर होता है मेटालिक रेडियस का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेटालिक रेडियस। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेटालिक रेडियस। ठीक है, ये ऑर्डर होता है किसका, ये ऑर्डर होता है हमारे पास मेटालिक रेडियस का। तो देखो क्या बोला है, मेटालिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ गैलियम, है ना। यानी कि एल्यूमिनियम का जो मेटालिक रेडियस है वो गैलियम से कम होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम को तो ज़्यादा होता है भाई। यहाँ पर क्या बोला है, एल्यूमिनियम का जो मेटालिक रेडियस है वो गैलियम से कम है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो एल्यूमिनियम का जो मेटालिक रेडियस है वो गैलियम से ज़्यादा है ना। एल्यूमिनियम का जो मेटालिक रेडियस है वो गैलियम से ज़्यादा है। तो स्टेटमेंट ए तो गलत हो गया भाई, स्टेटमेंट ए फॉल्स हो गया, है ना। अब स्टेटमेंट टू के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट टू में कह रहा है आयनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन गैलियम। अब देखो यार, अगर हम बात करें आयनिक रेडियस के बारे में, तो इन केस ऑफ आयनिक रेडियस में हमारे पास कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, हमारे पास जो ट्रेंड है वो फॉलो होता है। अगर हम बात करें आयनिक रेडियस के बारे में, अगर हम बात करें यहाँ पर आयनिक रेडियस के बारे में, तो वो सिंपली आपका फॉलो करता है, ट्रेंड को फॉलो करता है, यानी कि टॉप टू बॉटम जो होता है आयनिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो अगर हम आयनिक रेडियस के बारे में बात करें तो सबसे पहले बोरोन, बोरोन से ज़्यादा किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा। उसके बाद गैलियम का होगा, है ना। उसके बाद हमारे पास इंडियम का होगा, और उसके बाद हमारे पास थैलियम का होगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर होगा। इन केस ऑफ आयनिक रेडियस देयर इज नो एक्सेप्शन, इट फॉलोज रेगुलर ट्रेंड। ठीक है, तो क्या बोला है, आयनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन गैलियम। एल्यूमिनियम का जो आयनिक रेडियस है वो गैलियम से कम है। एल्यूमिनियम का जो आयनिक रेडियस है वो हमारे पास गैलियम से कम है, बिल्कुल सही, है ना, दिख रहा है हमें। एल्यूमिनियम का जो आयनिक रेडियस है वो गैलियम से कम है। तो और स्टेटमेंट टू जो है वो हमारा क्या है, ट्रू है। सो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट टू इज ट्रू। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, है ना। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो यार, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा मतलब बोर्ड्स ऑर्बिटल से है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये तो इजी क्वेश्चन है यार। विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट ऑप्शन अबाउट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन, ये पूछा है। बताओ इसका आंसर जल्दी से यार। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन। तो सबसे पहले देखो यार, सबसे पहले हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं सर, हम ये जानते हैं कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो हमारे पास होता है दैट इज नथिंग बट 0.529, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, है ना। ये तो इजी है भाई, सबको पता है ये। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है, 0.0529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखो यार, पहले हम R1 की बात करते हैं। आर वन की बात कर लेते हैं। तो अगर R1 की बात करेंगे हम, तो इन केस ऑफ आर वन के केस में क्या हो जाएगा, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड इंटू एंगस्ट्रम, एन स्क्वायर बाई जेड इंटू एंगस्ट्रम। तो एन की वैल्यू हम लोगों ने 1 ली है, तो यहाँ एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। अब देखो जेड क्या होगा, जेड 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन जेड की वैल्यू कितनी होती है, जेड की वैल्यू 1 होती है, जेड इज एटॉमिक नंबर। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन जेड इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा एंगस्ट्रम। ठीक है, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, R1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.529 एंगस्ट्रम। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नौ, अब हम चेक करते हैं रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। पहले हम चेक करते हैं रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो हम अब बात करेंगे R3 के बारे में, R3 के बारे में। ऑप्शन ए को पहले हम चेक करते हैं। तो R3 की बात करें अगर हम लोग, तो R3 क्या हो जाएगा, 0.529, और एन की जगह हमारे पास 3 पुट हो जाएगा, है ना। एन की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई जेड, जेड की वैल्यू कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो R3 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना गया भाई, 9 इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब देखो यार, 0.529 एंगस्ट्रम की वैल्यू कितनी है, और ये क्या बोलते हैं इक्वेशन 1 से,
0.529 एंगस्ट्रम की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से? R1 है सर। क्या है? R1 है। बस वैल्यू को हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे। वैल्यू को हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 और ये हमारे पास R1 है ना, तो 9R1। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया R3 इज इक्वल टू, ये R3 है, R3 इज इक्वल टू 9 टाइम्स R1। R3 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 9 टाइम्स R1। ऑप्शन में दिया है रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज 9 टाइम्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन ए से ही काम हो गया है, बाकी कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंगल करेक्ट में आया था, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट क्या है यार? कॉन्सेप्ट बस यही है कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हमारे पास क्या होता है? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन बाई 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड इंटू एंगस्ट्रॉम। बस, ठीक है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, यहाँ पर हमें पूछा है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। बताओ यार ये कितना इजी क्वेश्चन है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर? म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई, है ना, यही तो होता है। म्यू इक्वल टू क्या होता है? म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई। वहाँ पर मुझे लगता है कि ऑप्शन दे दिया गया होगा और आपको वहाँ सिलेक्ट करना था, तो यही रिलेशन होता है भाई। म्यू इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई। दैट्स इट, दिस इज द रिलेशन। जहाँ पर हमारे पास जो काई होता है दैट इज नथिंग बट ससेप्टिबिलिटी। काई को क्या बोलते हैं? दिस इज काई। काई को हम बोलते हैं क्या? ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, दैट्स इट। बस आपको वहाँ पर यही ऑप्शन को सिलेक्ट करना था। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई। कभी कभी यहाँ पर हम लोग म्यू आर भी ले लेते हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग यहाँ पर म्यू आर भी ले लेते हैं इन केस ऑफ रिलेटिव। सो दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। हमारे पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। हमें पूछा है, हमारे पास ये एक रिएजेंट है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो रिएजेंट है इट रिएक्ट्स विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, टू गिव अ कंपाउंड विच गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंट टेस्ट। तो हमारे पास कह रहा है कि ये जो रिएजेंट है अगर इसको हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जो कंपाउंड मिलेगा वो पॉजिटिव टॉलरेंट टेस्ट देगा। ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट 1 के बारे में, ठीक है। पहले किसके बारे में बात करते हैं? स्टेटमेंट 1 के बारे में बात करते हैं। तो इसको एक काम करते हैं, इसको ऊपर हम सॉल्व कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है भाई? हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? CHO है, OH3। अच्छा ये है, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करते हैं, चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं फटाक से। हमारे पास कुछ ये दिया हुआ है इस तरीके से। देखो यार, क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मतलब सिंपल ही आ रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है? देखो जेमेंस में हमेशा कहता हूँ कि आपको सारे टॉपिक्स करने हैं, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है जेमेंस में। एडवांस की बात अलग है, लेकिन जेमेंस में आप कुछ नहीं छोड़ सकते, कुछ भी पूछ सकता है और इजी पूछता है, उतना हार्ड नहीं पूछता है। तो ये हमारे पास रिएजेंट था, जब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या होगा? तो यहाँ पर हमारे पास होगा कैनिज़ारो रिएक्शन। समझ में आया? जब इस रिएजेंट का हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि एल्डिहाइड है ना यार, एल्डिहाइड का रिएक्शन जब करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है सर कैनिज़ारो रिएक्शन। क्या होता है सर? कैनिज़ारो रिएक्शन होता है सर। बहुत बढ़िया। तो जब हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन हो जाएगा, तो ये जो एल्डिहाइड है ये एक बार हमारे ये जो एल्डिहाइड है, ये हमारे पास एक बार एसिड बन जाएगा और एक बार अल्कोहल बन जाएगा, है ना। एक बार एसिड बन जाएगा और एक बार अल्कोहल बन जाएगा। बाकी किसी ग्रुप में चेंज नहीं आएगा, बस हमारा ये जो CHO है इसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा। चलो बनाते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? एक बार एसिड बनेगा और एक बार अल्कोहल बनेगा। ज़्यादा में यही तो होता है यार, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा COO- Na+। बाकी ये जो दो ग्रुप है ये एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। OCH3 और यहाँ पे हमारे पास क्या है यार? OH। और फिर हमारे पास एक प्रोडक्ट ये बनेगा, तो फिगर मतलब देख लेना यार, ठीक है, समझ लेना। CH2OH, ये अल्कोहल बन गया CH2OH। और हमारे पास एज इट इज OCH3 तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? हमें क्वेश्चन में कहा था कि स्टेटमेंट 1 जो रिएजेंट है उसको अगर रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जो कंपाउंड मिलेगा वो पॉजिटिव टॉलरेंट टेस्ट देगा। अच्छा भाई, तो हमें ये कंपाउंड मिला है, एक ये कंपाउंड मिला है और एक ये कंपाउंड मिला है। देखो भाई, पॉजिटिव टॉलरेंट टेस्ट कौन देता है? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख लो, ठीक है।
देखो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। अगर हम पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट के बारे में बात करें तो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है? कौन देता है सर? एक तो हमारे पास एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड, ठीक है। और एक हमारे पास कौन देता है? एक हमारे पास देता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। कुछ याद आया? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो हमें जो प्रोडक्ट मिला है उसमें हमें ढूंढना है कि क्या एल्डिहाइड है या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। चेक करते हैं। तो यहाँ तो ना ही एल्डिहाइड है और ना ही अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। यहाँ ना ही एल्डिहाइड है और ना ही अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। तो इसका मतलब ये दोनों जो है ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, है ना। तो स्टेटमेंट वन क्या आ गया? स्टेटमेंट वन हमारे पास फॉल्स हो गया सर। क्या हो गया? फॉल्स हो गया, इनकरेक्ट हो गया। बात करते हैं स्टेटमेंट टू के बारे में। स्टेटमेंट टू में क्या बोला है कि ये जो हमारे पास रिएजेंट है, जब इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें तो टू गिव सेल्फ एंडोल कंडेंसेशन रिएक्शन, टू गिव सेल्फ, अच्छा, तो क्या ये सेल्फ एंडोल कंडेंसेशन रिएक्शन जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। ऐसा क्यों नहीं जाएगा भाई? क्यों नहीं जाएगा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? क्योंकि सर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए हमारे पास अल्फ़ा एच होने चाहिए, हमारे पास अल्फ़ा एच होने चाहिए। इस कंपाउंड में हमारे पास अल्फ़ा एच नहीं है सर, है ना। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। इस रीजेंट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो स्टेटमेंट टू भी हमारे पास इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट टू भी इनकरेक्ट है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। सो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट। सो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर इनकरेक्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, है ना। ये हमारे पास ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, ठीक है भाई। तो स्टेटमेंट डी इज़ द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो भाई, नो, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फॉर थर्मोडायनेमिक्स। ये सवाल हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स से है। हमें पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ गामा, इट इज नथिंग बट गामा। ये हमारे पास गामा है, ठीक है। गामा क्या होता है भाई? गामा हमारे पास होता है सी पी बाई सी वी। गामा क्या होता है भाई? सी पी बाई सी वी होता है ये सब, ठीक है। तो हमें पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ गामा फॉर टू गैसेस हैविंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक बार हमें एफ की वैल्यू 3 दी गई है और एक बार हमारे पास एफ की वैल्यू 5 दी गई है। अब देखो यार, इसमें कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं, वी नो गामा की वैल्यू जो होती है, गामा इज नथिंग बट 1+2/f। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको एग्जाम में चमकना चाहिए, ठीक है। इसको रुक जाओ यार थोड़ा, मतलब अच्छे से लिख देता हूँ इसे, 1+2/f, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास ये कॉन्सेप्ट है, दिस दिस इज योर कॉन्सेप्ट। गामा इक्वल टू क्या होता है? गामा इक्वल टू होता है हमारे पास 1+2/f। गामा इक्वल टू क्या होता है सर? गामा इक्वल टू हमारे पास होता है 1+2/f। तो आपको एग्जाम में ये चमकना चाहिए, इसको देखते ही बल्ब की बत्ती जली कि नहीं, ये बताओ पहले, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू क्या होता है? 1+2/f। हमें दो एफ दे चुका है यहाँ पर और पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ गामा फॉर टू गैसेज। तो गामा वन पहले निकाल लेते हैं सर, गामा वन पहले निकाल लेते हैं। तो गामा वन क्या हो जाएगा? 1+2/f। एक बार एफ की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? 3 ले लेंगे। तो एफ की वैल्यू कितनी ले लेंगे? 3 ले लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 3^5/3, ठीक है। सिमिलरली हम लोग गामा टू निकालेंगे सर, तो गामा टू कैसे निकालेंगे सर? तो 1+2/f। यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या लेंगे? यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या लेंगे सर? यहाँ पर एफ की वैल्यू एक बार 5 लेंगे, है ना। यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या लेंगे? यहाँ पर हम एफ की वैल्यू 5 लेंगे। अब एफ की वैल्यू क्या लेंगे? 5 लेंगे। तो अब इसको सॉल्व करो, तो 5×2 = 7/5, तो ये आ गया, ठीक है। हमें क्या पूछा था? हमें रेशियो पूछा था, फाइंड द रेशियो ऑफ गामा। सो गामा वन बाई गामा टू इज नथिंग बट 5/3 डिवाइडेड बाई 7/5। ये कितना आ जाएगा भाई? सॉल्व करो इसको, तो 5/3 इंटू हमारे पास 5/7, दिस इज नथिंग बट 25/21, 25/21, 25/21। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 25/21, दैट्स इट। समझ में आया? इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, अगेन अगेन सेम क्वेश्चन, वो रेडियस का। हमें क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अब देखो यार, हीलियम प्लस लिथियम 2+, इससे घबराने की बात नहीं है, इससे घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। हमें सिर्फ काम का क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, दैट्स इट।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना फार्मूला को लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है सर, 0.529 इन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। तो हम जानते हैं कि सर रेडियस ऑफ इनेट ऑर्बिट क्या होता है, 0.529 इन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, इन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है सर। ये तो लिख लिया आप लोगों ने। अब हम क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें तीनों का रेशियो लेना है। हमें क्या करना है, तीनों का रेशियो लेना है। तो आर रेडियस फॉर हाइड्रोजन इज टू रेडियस ऑफ हीलियम, और कुछ भी नहीं करना है, प्लस यहाँ पर लिख दो, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस ऑफ Li2 प्लस, दैट्स इट, रेडियस ऑफ Li2 प्लस, इजी। अब बस कुछ नहीं करना यार, फार्मूला को पुट करो, फार्मूला को पुट करो। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस 0.529 इन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम को आर नॉट बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, आर नॉट बोल देता हूँ। एक बार थोड़ा मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि समझ में आए आपको, है ना। इससे एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो यार, आर एन की वैल्यू कितनी होती है, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, ठीक है, ये होता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कुछ देर के लिए आर नॉट मान लेता हूँ। कुछ देर के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको आर नॉट मान लेता हूँ, ठीक है। आर नॉट किसको माना मैंने, 0.529 इन स्क्वायर बाई जेड को हमने क्या माना, आर सॉरी 0.529 को मैंने आर नॉट माना। वन सेकेंड रुक जाओ यार, मैंने क्या किया यहाँ पे, 0.529 को आर नॉट माना, इसको रहने दो यहाँ पे, ठीक है, रुक जाओ वन सेकेंड। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है ना। तो हम क्या करेंगे कि 0.529 को हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, आर नॉट मान लेते हैं कुछ देर के लिए, इससे इजी हो जाएगा। अब देखो, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। अभी मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इस टू रेडियस ऑफ हीलियम, तो अगेन आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, इस टू रेडियस ऑफ लिथियम, तो अगेन आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। अब देखो, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास एन की वैल्यू क्या आएगी, तो जल्दी बताओ यार। तो एन तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है, और देखो यहाँ पे एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर ये कैंसिल भी हो रहा है, तो इसको उड़ा ही दो, है ना। इसको फालतू का क्यों रखना, इसको उड़ा ही दो, ठीक है सर, इसको उड़ा देते हैं। तो देखो यार, आर नॉट कैंसिल, एन स्क्वायर भी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 1/z। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन द वैल्यू ऑफ जेड इज 1, ठीक है। इन केस ऑफ हीलियम द वैल्यू ऑफ जेड इज 2, है ना, हाइड्रोजन हीलियम। एंड इन केस ऑफ लिथियम द वैल्यू ऑफ जेड इज 3। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया, 1/1 इज टू 1/2 इज टू 1/3। हमें रेशियो इस फॉर्म में चाहिए, तो एक काम करो यार, ऊपर सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सब में क्या करो, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है सर। ऊपर हम क्या करते हैं, सब में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना आ जाएगा, 6 इज टू 2 3 6, है ना, ये कट जाएगा, इज टू 3 2 6। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, 6:3:2, 6:3:2। चेक करो यार, 6:3:2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मतलब कितना इजी क्वेश्चन है यार, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट क्या है यार, कॉन्सेप्ट इज द किंग, कॉन्सेप्ट इज द किंग, है ना। कॉन्सेप्ट ये है सर कि रेडियस ऑफ इनर ऑर्बिट इज गिवन बाई 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। वो कुछ नहीं करेंगे, आपको एन की वैल्यू दे देंगे, जेड की वैल्यू दे देंगे, ठीक है, बस आपको रेडियस निकालना है। यही सारे क्वेश्चन बनते हैं यार इनएथ ऑर्बिट का, मतलब रेडियस वाले क्वेश्चन में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, अगली शिफ्ट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मतलब अच्छे से तुम एक बार देख लो, ठीक है, याद कर लो तुम फटाक से। जहाँ ये सवाल तुम्हें दिखे बस इसको कर डालो, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यार, हमारे पास ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। अब देखो, इसमें एक ट्रिक भी होता है। हमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स इन एक्वस मीडियम। हमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, अमीन के बेसिक स्ट्रेंथ का हमें ऑर्डर बताना है। तो देखो यार, मैंने आपको ये एक चीज़ बताया था, क्या बताया था, एक फॉर्मूला होता है। देखो, अगर आर हमारा मिथाइल है, अगर हमारा आर क्या है बेटा, मिथाइल है, तो उस केस में एक ट्रिक होता है। क्या होता है ट्रिक, 2130, 2130, 2130, ठीक है। और अगर हमारा आर जो होता है वो इथाइल होता है, अगर हमारा आर जो होता है वो क्या होता है, इथाइल होता है, तो उस केस में हमारे पास ट्रिक क्या होता है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। तो अगर हमारा आर इथाइल होता है तो उस केस में हमारे पास ट्रिक क्या होता है, 2310, 2310, दैट्स इट।
ठीक है। तो मिथाइल के केस में हमारे पास क्या होता है 2130, और इथाइल के केस में क्या होता है हमारे पास 2310। ठीक है। सो इन केस ऑफ मिथाइल हमारे पास क्या होता है ट्रिक 2130 2130। इन केस ऑफ इथाइल ट्रिक क्या होता है 2310 2310। अब इसको समझाता हूँ मैं इसका मतलब क्या है। तो अगर हमारे पास आर मिथाइल है, ठीक है, अगर हमारे पास आर मिथाइल है तो हमारे पास जो ऑर्डर होता है बेसिक स्ट्रेंथ का अमीन का वो क्या होता है सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, और उसके बाद हमारे पास अमोनिया, उसके बाद हमारे पास अमोनिया, दैट्स इट। अगर हमारा आर जो है सर ये इथाइल है, क्या है इथाइल, तो इस केस में हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री है ना 2310, उसके बाद 1 डिग्री, और उसके बाद हमारे पास अमोनिया, बस दैट्स इट। तो आपको बस यही याद करना है, आपको बस यही याद रखना है भाई, दैट्स इट। अब देखो सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है यार कि कौन सा हमारे पास ऑर्डर होना चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ का अमीन का। तो यहाँ पर देखो सवाल में हमारे पास मिथाइल को यूज़ किया है ना, मिथाइल को यूज़ किया है। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर देखो मिथाइल को यूज़ किया है, ये मिथाइल सब जगह मिथाइल है। तो अगर मिथाइल लिया है तो हम लोग मिथाइल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है मिथाइल का सर, अगर मिथाइल है तो 2130 लगाओ, यानी सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया। तो 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है ना। देखो यहाँ पे 2 डिग्री, फिर हमारे पास 1 डिग्री, फिर हमारे पास 3 डिग्री, फिर हमारे पास अमोनिया। अब हो सकता है कि इससे अगले शिफ्ट में हमें इथाइल दे दें और फिर हमें पूछे कि ऑर्डर क्या होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा 2130, है ना, क्या हो जाएगा 2130 हो जाएगा, सॉरी 2310 हो जाएगा ना। अगर मिथाइल है तो क्या होता है 2130, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर हमारे पास अमोनिया। अगर तुम्हें इथाइल पूछ ले, अगर तुम्हें इथाइल पूछेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, उस केस में 2310 होगा सर। 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, उसके बाद अमोनिया, डेट्स इट। तो ये ट्रिक है भाई, इसको याद कर लो, ये ट्रिक मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, दिस इज सुपर डुपर ट्रिक। और ये सवाल बहुत आता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा सवाल ये आता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार ये सवाल काफ़ी अच्छा है यार, मतलब क्या बताऊँ मैंने इस तरह के सवाल जो है अपने लेक्चर में भी करवाया है एरोमेटिक में, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। तो एरोमेटिक मतलब ऐसा टॉपिक है यार जिसका सवाल आता ही आता है, हर शिफ्ट में आता है, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल है आउट ऑफ द फॉलोइंग स्पेशीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक। हमें पूछा है कि एंटी एरोमेटिक कौन है सर, एंटी एरोमेटिक। ठीक है भाई चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए में देखो, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, दो दो चार और दो छः, तो यहाँ पे हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे पास यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक भी है, पूरा कंजुगेशन भी है, तो ये हमारे पास क्या है एरोमेटिक है। ये हमारे पास क्या है सर, ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है। हमें पूछा है एंटी एरोमेटिक, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन सी में देखो है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हमारे पास एरोमेटिक है। देखो ये प्लस है, ये कार्बोकैटाइन है, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, तो ये भी हमारे पास क्या है भाई, ये भी हमारे पास एरोमेटिक है सर। सो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, हमें एंटी एरोमेटिक चाहिए ना। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी में अगर तुम देखोगे, अगर तुम ऑप्शन बी में देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ यहाँ पे हमारे पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेशन तो है लेकिन हमारे पास यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक है, यही हमारे पास एंटी एरोमेटिक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है एंटी एरोमेटिक होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं एक बार। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारे पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 8 12 16 ये सारे एंटी एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारे पास एक्सेप्शन होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारे पास नॉन प्लेनर होता है, इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज टब लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है बेटा, टब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, टब लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारे पास नॉन प्लेनर हो जाता है भाई, इट इज एक्चुअली नॉन एरोमेटिक, इट इज एक्चुअली नॉन एरोमेटिक, इट इज नॉन एरोमेटिक। सो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको याद कर लेना यार, ये हमारा मतलब टब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, और ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये मतलब क्या है, मतलब ये क्या जेएमएस पूछ लिया यार हमको, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना इजी क्वेश्चन जेएमएस पूछ कैसे लिया।
लेकिन चलो पूछ लिया तो अच्छी बात है यार, है ना, तुम्हारा फ़ायदा होगा और क्या। यहाँ पे पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ एफ, हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है। कहाँ भाई एफ की वैल्यू, एफ कहाँ है, तो एफ यहाँ है सर, एफ यहाँ है। हमें एफ की वैल्यू निकालनी है सो दैट दिस ब्लॉक विल स्टे एट रेस्ट। अगर ये ब्लॉक को हमें रेस्ट रखना है तो हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। अरे भाई कितना इजी क्वेश्चन यार। मान लो ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो जितना फोर्स राइट में उतना फोर्स लेफ्ट में। अगर इस ब्लॉक को हमें रेस्ट पे रखना है, अगर इस ब्लॉक को हमें रेस्ट पोजीशन पे रखना है, तो जितना फोर्स राइट पे उतना फोर्स लेफ्ट पे। तो भाई हमारे पास राइट में कितना फोर्स है सर, राइट में हमारे पास 20 न्यूटन फोर्स है। राइट में हमारे पास 20 न्यूटन फोर्स है। और लेफ्ट में कितना फोर्स है सर, F+10, है ना, F+10। लेफ्ट में हमारे पास कितना फोर्स है, लेफ्ट में हमारे पास फोर्स है F+10, F+10। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 20 में 10 जाएगा, 10 न्यूटन। दैट्स इट, 10 न्यूटन, है ना। ऑफ कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। बताओ यार, इतना इजी क्वेश्चन, क्या ही बोलूँ मैं। आगे बढ़ता हूँ, है ना। अब ये देखो यार, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमारे पास मैथ का है। अब देखो यार, ये भी मतलब क्वेश्चन इजी है, लेकिन जिसको log x का इंटीग्रेशन नहीं पता होगा उसके लिए हार्ड है। सही कहा कि नहीं, जिसको log x का इंटीग्रेशन पता नहीं होगा भाई उसके लिए तो हार्ड है ना ये। इसीलिए कहते हैं कि आपको मतलब याद होना चाहिए सब चीज़ें, ये सब बेसिक चीज़ है यार। इसे याद नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे। चलो यार इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। क्या बोलते हो, सॉल्व किया जाए, एकदम किया जाए। चलो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास log x, तो भाई log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ln x माइनस एक्स। अगर हम इसको, मैं रुको अच्छे से लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। अगर हम log x के बारे में बात करें सर, ये हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है ना, log x, और यहाँ पर डी एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ज़ीरो से लेके हमारे पास ई तक, ठीक है। तो अगर हम log x के इंटीग्रेशन के बारे में बात करें तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, वो होता है सर x इंटू एल एन एक्स, एक्स इंटू एल एन एक्स माइनस एक्स, दैट्स इट, एक्स इंटू एल एन एक्स माइनस एक्स। अब आपको बस वैल्यू को पुट कर देना है ज़ीरो से लेके ई। अगर आप वैल्यू को पुट करोगे भाई तो पहले आप ई पुट करो एक बार। अगर ई पुट करोगे तो यहाँ पे ई आ जाएगा, माइनस अगेन ई आ जाएगा, ठीक है। माइनस जीरो को पुट करो यार तो जीरो, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ई माइनस ई जीरो। सो जीरो इज द राइट आंसर, जीरो इज द राइट आंसर। हालांकि हालांकि मुझे लगता है कि इस सवाल में थोड़ा लिमिट भी यूज़ हुआ होगा, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग मतलब, समझ पा रहे हो, ई माइनस ई तो ठीक है, डायरेक्टली हम लोग वहाँ पे जीरो नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लिमिट यूज़ किया गया होगा। चलो कोई नहीं, अगर यही क्वेश्चन है तो इसका आंसर जीरो होगा, ठीक है, आंसर इज जीरो, आंसर इज जीरो। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो यार, हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हमारे पास ट्वाइस एक फंक्शन है जो कि क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। क्या है सर, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। और वो सेटिस्फाई कर रहा है एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, सेटिस्फाई कर रहा है सच डैट एफ जीरो इक्वल टू वन बाई टू इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ जीरो। देन हमें फाइंड करना है एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई थ्री। हमें क्या फाइंड करना है सर, हमें फाइंड करना है एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई थ्री, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो यार, ये क्या दिया हुआ है, इससे कुछ निकालो, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे कुछ निकालो, ठीक है। तो हमारे पास दिया है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है एफ डैश एक्स क्या होता है भाई, एफ डैश एक्स हमारे पास होता है डी वाई बाई डी एक्स। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, और ये एफ एक्स हमारे पास होता है वाई। यही तो होता है भाई। अब इसको तुम लिखो अच्छे से, इसको तुम थोड़ा अरेंज कर दो यार। तो डी वाई बाई वाई इधर ले आओ, और डी एक्स को ऊपर भेज दो, ठीक है। अब तुम दोनों तरफ क्या करो, इंटीग्रेट मार दो। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा भाई, एल एन वाई, एल एन वाई इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो अगर यहाँ से तुम अगर वाई की वैल्यू निकालोगे तो वाई क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ई की पावर एक्स आ जाएगा। तुम्हारे पास वाई क्या आ जाएगा सर, ई की पावर एक्स आ जाएगा। चमका, ये किसको समझ में आया, वही बताओ पहले। तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई सर, हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई ई की पावर एक्स, है ना। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, वाई की वैल्यू हमारे पास आ गया ई की पावर एक्स। ठीक है सर, y की वैल्यू हमें मिल गई e की पावर x। अब क्या करें, अब क्या करें, अब देखो यार y की वैल्यू हमारे पास e की पावर x मिल गई, ठीक है। यानी कि एफ एक्स की वैल्यू जो है वो e की पावर x है ना। y का मतलब एफ एक्स ही तो होता है भाई, y की मतलब जो y का मतलब जब एफ एक्स ही तो होता है। लेकिन अगर तुम, अब देखो कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास दिया है, क्वेश्चन में देखो अच्छा से, क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, वन बाई टू। एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, वन बाई टू। यहाँ देखो, मेरा जो एरो है तुम वहाँ देखो,
क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ जीरो की जो वैल्यू है वो 1/2 है। तो चेक कर लेते हैं क्या सही में सेटिस्फाई कर रहा है, और चेक करते हैं यार। तो अगर तुम एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स में अगर तुम एफ जीरो की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें 1 मिलेगा, है ना। अगर तुम एफ जीरो करते हो तो तुम्हें 1 मिलता है, तुम्हें 1/2 नहीं मिल रहा है। अगर तुम एफ जीरो करोगे तो तुम्हें 1 मिलेगा, तुम्हें 1/2 नहीं मिलेगा। तो ये तो हो नहीं सकता। तो अब क्या करेंगे सर? तो करना कुछ नहीं है, बस आपको एक कांस्टेंट के एज्यूम कर लेना है। यही तो करते हैं भाई, यही करते हैं ना। हम क्या करेंगे सर, हम एक कांस्टेंट को के को एज्यूम कर लेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करेंगे बस। तो हमारे पास जो एफ एक्स है वो फाइनली क्या हो जाएगा, हमारे पास एफ एक्स फाइनली हो जाएगा के इंटू ई की पावर एक्स। ये समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा राइटिंग प्रॉब्लम हो गया यार, थोड़ा मतलब देख लो। के इंटू ई की पावर एक्स, ठीक है। तो ये हमारा तो फंक्शन हमारा ये हमारा फंक्शन हुआ। समझ में आया कि नहीं? मतलब के को हम लोगों ने क्यों लिया, क्योंकि अगर के को नहीं लेते हैं तो हमारा एफ जीरो जो है वो 1/2 कभी नहीं आता, हमें 1/2 चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम के को इंट्रोड्यूस करेंगे, के की वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। अब भाई कुछ नहीं करना, अब तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आसान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तुम क्या करो, यहाँ पे तुम एफ ऑफ जीरो की वैल्यू पुट करो, एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो करोगे यहाँ से तुम, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 1/2 दी हुई है। तो यहाँ से तुम्हारे पास के की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। के की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई भाई, 1/2 आ गई। तो अगर के की वैल्यू तुम्हारे पास 1/2 आ गई, नौ, अगर तुम्हारे पास के की वैल्यू 1/2 आ गई तो तुम्हारे पास एफ एक्स क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास एफ एक्स आ जाएगा के इंटू ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर x/2। बहुत बढ़िया, ई की पावर x/2। अब तुम्हें क्या पूछा है, तुम्हें पूछा है एफ डबल डैश एक्स ऑफ पाई/3। तो अगर तुम इसका एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो यही आएगा भाई, है ना, ई की पावर x/2 ही आएगा। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है सर एफ डबल डैश ऑफ पाई/3, ये पूछा है, एफ डबल डैश ऑफ पाई/3 पूछा है। तो अगर हमें एफ डबल डैश ऑफ पाई/3 पूछा है तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पर पाई/3 पुट कर दो। तो ई की पावर पाई/3 डिवाइडेड बाई आपका 2। सो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, फटाफट देखो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी फॉर बदलापुर इज द राइट आंसर। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, हाँ ये क्वेश्चन देखो यार, मतलब क्या बोलूँ मैं इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा रिपीट होता है। इसका नाम पता है तुम लोगों को? नाम बताओ कोई यार। इसका नाम है न्यूटन। है ना। इसका नाम क्या है, न्यूटन। न्यूटन कॉन्सेप्ट, हैशटैग न्यूटन बाबा, न्यूटन बत्ती। बल्ब जलना चाहिए भाई, इस क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे पास बल्ब जलना चाहिए। पी, पी की कुछ वैल्यू दे देता है, बस इसको देखते ही तुम्हारे पास बल्ब जलना चाहिए। हाँ भाई, क्वेश्चन न्यूटन का आ गया। अब देखो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है भाई, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी मैं बताता हूँ आपको। पहले एक बार आप देख लो अच्छे से क्वेश्चन को। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पी एन की वैल्यू दे दी गई है, अल्फा एन प्लस बीटा एन। ये जो हमारे पास जो होता है वो न्यूटन का फॉर्म होता है, पी एन इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन, ये एक फॉर्म होता है। हमारे पास पी टेन की वैल्यू दी गई है, पी एन की वैल्यू दी है, पी एट की वैल्यू दी है, पी वन की वैल्यू दी है। हमें पूछा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा, ये हमें निकालना है, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं। अब देखो यार, जब भी क्वेश्चन न्यूटन का आए तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे, उसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं आपको पहले पूरा मतलब उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो यार, हमारे पास अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करें तो उसका इक्वेशन क्या होता है भाई, जनरल इक्वेशन ये होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये होता है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर न्यूटन भाई की बात करें तो न्यूटन भाई ने क्या कहा था, न्यूटन भाई कहते हैं कि ये तो ठीक है, जहाँ पर एक्स स्क्वायर है तुम उसे क्या मान लो, तुम उसे पी एन मान लो। जहाँ पर एक्स स्क्वायर है तुम उसे क्या मान लो, तुम उसे भाई पी एन मान लो, पी एन। तो जहाँ पे दिखे तुम्हें एक्स स्क्वायर, उसको रिप्लेस करना है पी एन के साथ, जहाँ पे दिखे एक्स स्क्वायर उसे रिप्लेस करना है पी एन के साथ, ठीक है। उसके बाद एक्स अगर है तो उसको रिप्लेस करना है पी एन माइनस वन के साथ, पी एन माइनस वन के साथ, यानी कि अब कम होते जाएगा, अब है ना, पावर अब कम होते जाएगा, ठीक है सर। प्लस कांस्टेंट सी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, सी की वैल्यू हो जाएगी पी एन माइनस टू, है ना, पावर कम होते जाएगा। तो यही है यार बस न्यूटन, और क्या, बस दैट्स इट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन, और कुछ भी नहीं है न्यूटन। यहाँ पे सी भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सी भी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यार, इसको थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ मैं।
प्लस यहाँ पे ये सी भी लिख दिया, ठीक है। तो न्यूटन भाई साहब कुछ नहीं बोलते हैं, देखो मैं बताता हूँ न्यूटन भाई क्या बोलते हैं। न्यूटन भाई बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास इक्वेशन है, फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है पी एन के साथ, उसके बाद एक्स को पी एन माइनस वन के साथ, और उसके बाद सी को पी एन माइनस टू के साथ। एक बार पी एन, उसके बाद ऑर्डर कम होते चल जाएगा, ठीक है, पी एन माइनस वन, पी एन माइनस टू, इस तरीके से ऑर्डर कम होते जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ पी एन, जहाँ एक्स है वहाँ पी एन माइनस वन, जहाँ सी है वहाँ पी एन माइनस टू, दैट्स इट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन। अब देखो यार, अब देखो हमारे पास पी टेन की वैल्यू दी गई है, पी नाइन की वैल्यू दी गई है, और पी एट की वैल्यू दी गई है, और पी वन की वैल्यू भी दी गई है। तो तुम क्या करो, तुम यहाँ पर पी एन इन की वैल्यू कुछ ऐसा सोचो जिससे तुम्हारे पास बात बन जाए, है ना। तुम यहाँ पर क्या करो, तुम यहाँ पर दिमाग लगाओ, तुम एन की वैल्यू कुछ ऐसी सोचो, एन की वैल्यू मैं ऐसी क्या सोचूं कि मेरा काम बन जाए, मतलब पी टेन भी आ जाए, पी नाइन भी आ जाए, पी एट भी आ जाए। तो देखो यार, अगर मैं एन की वैल्यू जो है वो टेन लेता हूँ, अगर मैं एन की वैल्यू जो है टेन लेता हूँ, तो काम आसान हो जाएगा। अगर मैं एन की वैल्यू टेन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो ए पी टेन हो जाएगा ये, ठीक है। बी, ये कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू टेन लिए ना, तो टेन माइनस वन, तो ये हो जाएगा पी नाइन। वाह, क्या बात है। सी और पी एन माइनस टू, टेन माइनस टू पी एट। अब भाई अब बताओ यार, समझ में आया कि नहीं। एन की वैल्यू टेन ली तो कितना इजी हो गया, पी टेन पी नाइन पी एट बन गया, और पी टेन की वैल्यू भी दी गई है, पी नाइन की वैल्यू भी दी गई है, और पी एट की वैल्यू भी दी गई है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, अब तुम दिमाग लगाओ, देखो पी टेन की वैल्यू कितनी है 123, पी नाइन की वैल्यू कितनी है 76, और पी एट की वैल्यू कितनी है 47। अगर तुम ध्यान लगाओ, अगर तुम सही से देख पा रहे हो, तो मैं तो देख रहा हूँ, क्या तुम देख रहे हो, क्या सर, क्या देख रहे हैं आप, हम मैं ये देख रहा हूँ कि पी टेन इज इक्वल टू पी नाइन प्लस पी एट, ये दिखा कि नहीं सबको, है ना। देखो यार, पी टेन की वैल्यू कितनी है 123, पी नाइन की वैल्यू कितनी है 76, एंड पी एट की वैल्यू कितनी है 47। तो अगर तुम क्या बोलता हूँ मैं, अगर तुम 123 इक्वल टू 76 प्लस 47, ये होगा कि नहीं 76, और अगर तुम 76 और 47 को ऐड करोगे तो तुम्हें 123 मिलेगा। इसका मतलब पी एट प्लस पी नाइन, पी एट प्लस पी नाइन इक्वल टू क्या मिल रहा है, पी टेन, है ना। पी टेन इक्वल टू पी नाइन प्लस पी एट। ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये बताओ। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है यार, है ना। 76 प्लस 47 कितना होता है, 127 होता है। 76 प्लस 47 127 बिल्कुल होता है। या तो यानी कि पी टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नाइन प्लस पी एट, पी टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नाइन प्लस पी एट। तो अगर पी टेन इक्वल टू पी नाइन प्लस पी एट है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी टेन माइनस पी नाइन माइनस पी एट इक्वल टू ज़ीरो। हाँ या ना यार, हाँ या नहीं। बस, अब ये तुमने लिख लिया, अब तुम क्या करोगे, अब तुम कुछ नहीं करोगे, तुम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंपेयर करोगे। तो अगर हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को हम कंपेयर करेंगे सर, अगर हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास देखो, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, है ना। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन, दिखा। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को क्या किया, कंपेयर किया। तो ए की वैल्यू वन आ गई, बी की वैल्यू माइनस वन आ गई, सी की वैल्यू माइनस वन आ गई। तो अगर ए बी और सी की वैल्यू आ गई है सर, तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और हमें हमारा इक्वेशन मिल जाएगा, हमें हमारा जनरल इक्वेशन मिल जाएगा। तो अगर ए वन है, बी माइनस वन है, सी माइनस वन है, तो अगर हम इसमें पुट कर देंगे, किस में, ये वाला इक्वेशन में, ये देखो मेरा एरो, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें हमारा मिल जाएगा जनरल इक्वेशन। तो क्या है भाई जनरल इक्वेशन हमारा, वैल्यू को पुट करो यार, वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो भाई ये हमारा है जनरल इक्वेशन। अब सवाल में क्या पूछा है, सवाल देखते हैं। और इसका रूट क्या होगा भाई, इसका रूट होगा अल्फा और बीटा। लेकिन सवाल में देखो क्या पूछा, सवाल में कुछ और ही पूछा है। सवाल में पूछा है कि हमें बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर वन बाई अल्फा एंड वन बाई बीटा। तो हमें रूट्स का रेसिप्रोकल लेना है यार, हमें क्या करना है, हमें रूट्स का रेसिप्रोकल लेना है। यानी कि हमें वन बाई अल्फा और वन बाई बीटा की बात कर रही है, यहाँ पर वन बाई अल्फा और वन बाई बीटा की बात हो रही है। तो अगर आपको रूट्स को रेसिप्रोकल करना है, अगर आपको रूट्स को रेसिप्रोकल करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक्स की जगह वन बाई एक्स, एक्स को वन बाई एक्स से रिप्लेस कर देना है, दैट्स इट। अगर रेसिप्रोकल रूट्स की बात करेगा, तो आपको x को वन बाई एक्स से रिप्लेस कर देना है, दैट्स इट। तो x को वन बाई एक्स से रिप्लेस कर दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा भाई, देखो एक बार, यहाँ से हमारे पास बनेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो।
यही बनेगा ना। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ आवर आंसर, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ये देखो यार, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं? दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट्स इट। सो थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, और आगे भी आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के सवाल और भी लेके आऊँ आप लोगों के लिए आने वाले शिफ्ट में, तो प्लीज़ यार मतलब लाइक करो यार, ठीक है? लाइक करो भाई, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब टू माय चैनल ब्रो फॉर ऑल फर्दर नोटिफिकेशन, ठीक है? तो प्लीज़ भाई, अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब यहाँ से कर लो यार, ठीक है? ताकि मैं आपको जितने भी नोटिफिकेशन फ्यूचर में मिले वो सारे आप देख सको अच्छे से, ठीक है? तो ये हमारा पार्ट वन था, ठीक है? आगे और भी मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। तो आज के लिए इतना ही भाई, ठीक है? कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, दैट्स इट। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।